तो आज हैरान हूं इस बात को लेकर धर्मेंद्र जी की सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी और चारू जी को लिए सरकार के नुमाइंदे ये बोल रहे हैं कि हम शहर ठप करा देंगे। उससे नुकसान किसका है धर्मेंद्र जी? उससे किसको नुकसान होगा, मुझे ये बता दीजिए जरा। सुचरिता जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपकी चिंता बहुत जायज है और किसी देश और प्रदेश के लिए चिंता करना बहुत बड़ी बात है और आप कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब एक साल से ज्यादा तक किसान सड़कों पर बैठा था, पूरी दिल्ली बंद थी, तब भी आपकी चिंता इसकी 50 गुना ज्यादा रही होगी। ये पूरा विश्वास है क्योंकि आप किसानों के साथ दूर खड़ी रही हो। लेकिन उस नुकसान को भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अभी माना। 750 किसानों की शहादत हो गई, तीनों काले कानून वापस ले लिए गए, दिल्ली की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरी दिल्ली को घेर बैठे थे किसान, ये काले कानून मत लाइए। जब तक भारतीय जनता पार्टी का 750 किसानों की मौतों से कारण नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी को वापस नहीं लिए। अब रही बात अब बंगाल की, इस प्रोटेस्ट की बात आप कर रही है, मैं मानता हूं कि कोई भी प्रोटेस्ट आपका उग्र नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री खुद हिंदू हैं और वो बहुत अच्छे से कानून व्यवस्था को संभाल लेंगे, इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता तब करनी चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी के नहीं, चिंता करने की आवश्यकता है, उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं और हिंसा फैलाएंगे। अगर आपको चिंता नहीं है तो इस बात की चिंता करिए। 6 किलोमीटर नंगा मार्च करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कानून व्यवस्था का डर नहीं होता और आप लोगों को पीड़ नहीं होती। धर्मेंद्र जी का जरा ऑडियो ठीक कराइए, उनको ऑडियो ठीक से आ नहीं रहा है। धर्मेंद्र जी का ऑडियो ठीक कराइए। मैं धर्मेंद्र जी मैं आपका जरा ऑडियो ठीक करके वापस आ रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो बहुत कट होकर आ रहा है, मुझे ठीक से ऑडियंस को नहीं समझ आएगा ढंग से, उसको जरा ठीक करा लीजिए प्लीज। धर्मेंद्र जी का ऑडियो ठीक करिए और फिर मैं वापस आ रही हूँ। मैं एक चीज, मुझे लगता है कि हर बार शोर शराबे चिल्लाने से क्या हमारी बात जाएगी दर्शक तक? मैं इसमें बहुत सीधे इस बात में विश्वास रखती हूं कि अगर चारू जी अपना पॉइंट पहुंचाना चाह रही हैं हमारे दर्शक तक तो वो आराम से बात कर सकती हैं। इसीलिए हाजी साहब भी, अगर स्टूडियो में आप हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं ये चाह रही हूं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा बन गया है और देश में चारू जी, अगर ये हाजी साहब यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि हम तो उतरेंगे, हम तो गिरफ्तारियां देंगे, मैं बार बार कह रही हूं, तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा, जैसे आपने किसान कानून लिए हैं, ये कह रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, मैं ना सबसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। पहले तो आपने ना भ्रम और झूठ फैलाने का ठेका ले लिया क्या इस देश में, और वो भ्रम और झूठ फैलाने के साथ साथ अराजकता भी आप फैलाते हैं। तो पुलिस के ऊपर आक्रमण करना, गाड़ियां जला देना, पेट्रोल बॉम्ब फेंकना, धारा 144 लगा देना, ये कोई कोइंसिडेंटल नहीं है। अगर ये जनता का प्रोटेस्ट होता ना तो जिस दिन बिल पास हुआ था उस दिन हमको कुछ दिखाई दे जाता सड़कों पर, लेकिन ये कब दिखाई दे रहा है? हफ्ते बाद। हम ये आज देख रहे हैं। आज इसका मतलब क्या है? इन सारे नेताओं ने, जिनके धंधे ठप हो गए हैं, जा जाके अपने कार्यकर्ताओं के कानों में ये फूंक रहे हैं और कह रहे हैं चाहे सड़कें जलाओ, जो हो वो हो, देखा जाएगा। अच्छा, आपसे जब मैं ये पूछती हूँ कि बताइए कौन से बिंदु पर आपको आपत्ति है, इस एक्ट के कौन से बिंदु से आप परेशान हैं? क्या आप ये बोलते हैं ऑडिट नहीं होना चाहिए? तो ये कैसे हो सकता है भाई? अगर मंदिरों का, गुरुद्वारों का ऑडिट होता है तो क्यों नहीं होगा? अच्छा, अगर किसी चर्च को, मंदिर को जमीन लेनी है सरकार से तो क्या वो कलेक्टर के थ्रू नहीं ली जाती? तो आप क्यों कलेक्टर के थ्रू नहीं जाओगे, ये बताइए। दान आपको देना है पर अपनी जमीन का ध्यान, अपने प्रॉपर्टी का दान नहीं देना, आप पड़ोसी का दान दे दोगे। तो इन बिंदुओं पर तो मुझे समझ ही नहीं आता आप झगड़ा कैसे कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। भाई ऑन द कॉन्ट्ररी, उनको प्रॉपर्टी उनकी मिलेगी, नहीं मिल पा रही तो लड़ने का हक तो मिलेगा। इंक्लूसिविटी की हम बात करते हैं, हम कहते हैं पसमंदा क्यों ना हो, महिलाएं क्यों ना हो, आगा खानी क्यों ना हो, क्यों ना हो भाई? क्यों चंद लोगों ने अपनी मुट्ठी में पूरे सिस्टम को बंद कर रखा है? और उसके बाद में ये एक झूठ और फैलाते हैं, एक झूठ और फैलाते हैं। ये जानते हैं, वाकिफ हो या मुतवली हो, ये सारे लोग मुसलमान ही होंगे। और एक पब्लिक ट्रस्ट, एक सरकार का ट्रस्ट होता है, सरकार का ट्रस्ट होता है। तो आप ये इस तरीके से मत दिखाइए कि आप दुनिया में कुछ बहुत ही अनोखा काम करके दिखा रहे हैं। अरे मुसलमान कंट्रियों में, इस्लामिक नेशंस में वक्फ जैसी कोई चीज नहीं है। ये झूठ किसने फैलाया? ये झूठ जो है होम मिनिस्टर ने झूठ फैलाया जब उन्होंने कहा कि वक्फ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट नहीं जा सकते। होम मिनिस्टर ने एक एक शब्द जो बोला है संसद में बोला है, और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप आधे पढ़े लिखे भी होते हैं आपको ये पता होना चाहिए संसद में झूठ नहीं बोल सकते, वो स्टेटमेंट एक्सपंज हो जाते हैं। अगर संसद में कोई बात फैक्चुअली इनकरेक्ट होती है तो वो स्टेटमेंट द्वारा
अच्छा देखिए, मैं एक खबर बता रही हूँ, एक खबर बता रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। खबर सुनिए खुद ही। वक्फ कानून लागू होते ही, वक्फ का कानून लागू होते ही एमपी में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश वक्फ की 15,000 संपत्तियों पर अवैध कब्जा पाया गया। ये वक्फ की जमीन है जिस पर कई कांग्रेस नेताओं का कब्जा है। कांग्रेस नेताओं सहित 2000 को नोटिस भेजा गया है। अब ये एमपी वक्फ बोर्ड कह रहा है हाजी साहब कि जगह जगह हमारी जो संपत्तियां हैं उन पर नेताओं का कब्जा है, नेताओं का कब्जा जिन्हें नोटिस दिया गया है। अब मुझे जरा बता दीजिए कि ये नेता नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये नेता है जो कब्जा करके बैठे हैं। इनको दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है वक्फ कानून से, और इसीलिए वो खुद नहीं उतर रहे। जो बात फैज साहब ने कही, सड़कों पर तो वो आम लोगों को उतार रहे। तो आम मुसलमान सड़क पर उतरकर लाठी डंडे खाए क्योंकि वो प्रदर्शन में उतर गया, वो हिंसा करे जिससे कि उस पर केस दर्ज हो जाए। लेकिन जो नेता है वो सिर्फ संपत्ति पर दावा करेंगे, ठोकेंगे, उस संपत्ति पर कब्जा करके बैठेंगे और फिर आराम से बैठे रहेंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से आपने ये पूरी सारी चीज़ें दिखाई बताई, हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार की अगर ये नियत होती कि संपत्तियों को बचाने के लिए बिल लेकर आती वक्फ का, तो जो इसमें पहले जो प्रावधान था वो 2013 वाला जो प्रावधान था उसमें 2 साल की सज़ा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। हाँ। मगर अब जो सरकार ने जो अमेंडमेंट लाई है उसमें ना तो बेलेबल ऑफेंस कर दिया और 6 महीने की सज़ा कर दी। तो सरकार की नीयत से पता लगता है कि सरकार जो है इस बिल के द्वारा उन लोगों को और ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनको जो है अग्रसर करेगी कि हाँ और कर लीजिए और बेच लीजिए। तो जिस तरीके का ये माहौल बनाया जा रहा है और अग्रसर करेगी बिल्कुल जमीन पर कब्जा करने के लिए। ये कब्जा बचाने के लिए बिल नहीं लाई, ना मुसलमानों के हित के लिए ये बिल है, मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका काउंटर लेती हूँ। फैज साहब वो कह रहे हैं कि इस कानून में और ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा होगा। बिल्कुल गलत बात है ये। और सजा की जहां तक बात कर रहे हैं, ये सजा तो 10 साल की रख लेते, 20 साल की रख लेते, पर हुई कितनों को? हाँ। अब जो कानून बनाया है, अब देखना कितने जेल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल कानून लाया गया है। भैया जेल का तो प्रावधान ही नहीं है यार, क्या पता ही नहीं, आपको पढ़ लिख के नहीं आते क्या? तेज भाई आपको मालूम है नहीं है? मैडम बीजेपी से पूछिए आप और ये काम चालू हो चुका है, उनसे भी पूछ इनको पता नहीं है ना। अच्छा इन्हें पता ही नहीं। जेल जाएंगे, जेल तो बेलेबल ऑफेंस है, तो जेल कोई जा ही नहीं सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इन्होंने ना ये बिल पढ़ा है, ना इन्हें किसी को इस तरीके की जानकारी है। बस इन्हें तो आकर सरकार का समर्थन करना है। सरकारी दरबारी लोग हैं ये सरकारी और दरबारी लोग हैं। ठीक है, इन्हें क्या पता? ये तो देखिए मुझे के लिए आ जाते हैं। बस इस बात से हाजी साहब बहुत आपत्ति रहती है कि आप किसी को भी दरबारी सरकारी लेबल कर देते हैं। उन्होंने आपका सर्टिफिकेट मांगा नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो आप क्यों उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? और मैं फिर कह रही हूं, उनको भी आपके लिए किसी तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ मेहमान मुद्दों पर ना आकर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। चारू जी बताइए, चारू जी से पूछ रही हूँ, चारू जी से पूछ रही हूँ। यहाँ देश में आग लगी हुई है, देश में यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी। चारू जी, मैंने सवाल पूछा, ठीक है, एक सेकंड मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र जी।